हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी के लिए। आइए तो आज पढ़ते हैं नाना क्लासेस बुक से राजस्थान अध्ययन। आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओनली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे इसमें। आइए शुरू करते हैं तो आज राजस्थान का इतिहास एक परिचय। थ्योरी आज बिल्कुल ही भी नहीं पढ़ेंगे इसमें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो ये दिया गया था 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने रायथान अथवा राजस्थान नाम दिया। कौन सी पुस्तक में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तीसरा क्वेश्चन अपना है, प्राचीन समय में जांगल देश कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो जांगल देश आता था बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। चौथा क्वेश्चन अपना, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो मरु और मरुवार के नाम से जाना जाता था अपना जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी थी विराटनगर, क्योंकि ये मत्स्य प्रदेश में आता था, मत्स्य जनपद में आता था, तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। निम्न में से किस जिले का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। ऐसुमिलित करना है तो देखिए, ऐसुमिलित में माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का कांठल कहलाता। बिल्कुल सही बात है कि जो माही नदी के पास का क्षेत्र, जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। ये भी बात सही है। और भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है। अशोक परमार का था ये, जो राणा सांगा ने इसको दिया था अशोक परमार को। चौथा अपना, उदयपुर के आसपास का प्रदेश भाकर कहलाता है। ये गलत है, क्योंकि भाकर सिरोही के आसपास का कटा-फटा भाग भाकर कहलाता था, तो इसमें चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को प्राचीन समय में मांड व बल्ल के नाम से जाना जाता था? तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि मांड या बल्ल जैसलमेर को कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। असत्य कथन बताने हैं तो देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़ कहलाता है। और कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का प्रदेश क्या कहलाता है? हाड़ौती के नाम से कहा जाना जाता है इसको। और सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र को सिबी जनपद कहते थे? तो सिबी जनपद कहते थे चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सिबी जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धा और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो किसके डर के कारण? ये सिकंदर के डर के कारण सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व
327 ईसा पूर्व के लगभग में किया था, जिसके आक्रमण के कारण ये जो कबीले मालव, युद्ध और अर्जुन कहाँ पे आ गए थे? राजस्थान में आकर बसे थे। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। जो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से किस में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो मत्स्य जनपद की जानकारी किस में नहीं मिलती है? अंगुत्तर निकाय में नहीं मिलती है, क्योंकि ये छोटा जनपद था, इसलिए। आगे आते हैं, मत्स्य जनपद के बारे में कथन बताना है। तो मत्स्य जनपद के कथन ये 5 दिए हुए हैं, तो पांचों के बारे में समझना है थोड़ा सा। मत्स्य जनपद के बारे में, महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाई। ये बात बिल्कुल सही है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। ये बात भी सही है। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। ये बात भी सही है। मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित है। नेक्स्ट, मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। तो ये बात सही है। तो पांचों ही इसमें सही हो जाएंगे। चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16वां। राजस्थान के किस प्रदेश में साल्व जाति रहती थी, जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? तो किस प्रदेश में? तो ये रहती थी अलवर प्रदेश में। अलवर प्रदेश में साल्व जाति रहती थी, जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से हमेशा क्या होता था? संघर्ष रहता था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि साल्व जाति कहाँ रहती थी? अलवर जिले में। नेक्स्ट, किस महाजनपद में ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? तो मत्स्य जनपद को किसने अधिकार में ले लिया था? चेदी जनपद ने मत्स्य जनपद को अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक इसे अधिकार में नहीं रख सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो ये कर लिया था मगध ने अंतिम रूप से मत्स्य जनपद को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीबी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान बताया है या किसकी संतान माना है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीबी वैद्य ने वैदिक आर्यों की संतान माना है। राजपूतों को किसकी संतान? वैदिक आर्यों की संतान माना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो अग्निकुंड से किसकी? देखिए, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार इनकी तो मानी गई है, जबकि राठौड़ों की नहीं मानी गई है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी है? तो नागर ब्राह्मण से बताई गई है किस इतिहासकार ने? तो ये बताई गई है D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? नागर ब्राह्मण से। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो हमें बताना है क्या कि किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स्य गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो ये बताया है किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है?
तो किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेखों में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है? तो ये माना है डी.आर. भंडारकर ने। डी.आर. भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का साक्ष्य माना है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है, इनमें मुख्य है, तो देखिए, प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक माना जाता है। आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और ऐतिहासिक युग, यह 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी रहा है। तो ये चारों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका विवरण दिया हुआ है। 25वां क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में C.H. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोजी थी? तो ये कहाँ से खोजी थी? जयपुर और इंदरगढ़ से। जयपुर और इंदरगढ़ से C.H. हैकेट ने सर्वप्रथम पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी खोजी थी। नेक्स्ट, बी आलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो ये की थी कहाँ से? क्या पूछा है? पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी जालौर से। किसने? बी आलचिन ने। नेक्स्ट, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ बोले तो लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य पाषाण काल के पत्थरों को। भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो ये है मध्य पाषाण काल के। भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त उपकरण मध्य पाषाण काल के हैं। राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। तो देखिए, कोराडा नागौर से है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कोराडा नागौर से है। और सावणिया व पुगल बीकानेर से है। और कोल महोली सवाई माधोपुर, लेकिन ये मल्हा जयपुर में नहीं होकर कहाँ पे है? भरतपुर में है, जहाँ से ताम्र कांस्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। तो देखिए, नंदलालपुरा जयपुर में है, किराडौत चीतवाड़ी जयपुर में है, और पिंड पांडलिया ये भी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन एलाना भरतपुर में नहीं होकर कहाँ पे है? जालौर में है। तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। तो ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। तो गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और आहड़ व झाडोल उदयपुर में है। तो गिलुंड उदयपुर में नहीं होकर कहाँ पे है? गिलुंड राजसमंद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, राजस्थान में ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो अपना बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, एलाना जालौर में है, और मल्हा भरतपुर में है। तो ये सभी सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से नहीं है? तो लोह युगीन सभ्यता से नहीं है, ये कुराडा नागौर ताम्र सभ्यता से संबंधित है। जबकि नोहे भरतपुर, रेड टॉक और जोधपुरा जयपुर में है। ये अच्छे से याद रखिएगा। नोहे भरतपुर में और रेड टॉक में ये लोह युगीन सभ्यता से संबंधित है, जबकि कोराडा ये ताम्र सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है अपने नोहे भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं?
तो कहाँ से मिले हैं? सुनारी जोधपुरा से। सुनारी जोधपुरा कहाँ पे है? ये अपने जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालातल से भी 5 लोहे की गलाने की भट्टियाँ मिली है। ये भी थोड़ा सा नोट में दिया गया है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? लोहे गलाने का जो टाटा नगर की संज्ञा दी गई है वो किसको है? तो ये दी गई है किसको? रेड टॉक को। रेड टॉक को लोहे गलाने के लिए किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर के नाम से। राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग के चित्र मृत भांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं विराटनगर जोधपुरा से और सुनारी नोहे से। ये विराटनगर जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर में है। सुनारी और नोहे ये कहाँ पे? भरतपुर में है। तो याद रखिएगा, इन जगह से सलेटी रंग के चित्र मृत भांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में, यह सभ्यता द्विशती और सरस्वती नदी घाट के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित मानी जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कालीबंगा सभ्यता, और यह हनुमानगढ़ जिले में है, ये बात भी सही है। पंजाबी में कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ये बात भी सही है। जबकि ये चौथा गलत है, तो इसमें अपना पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताने हैं, बोले तो कथन बताने हैं। तो ये 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, अक्षय कीर्ति व्यास नहीं है। तो 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। दूसरा, 1961 1962 में बीबी लाल और बी के थापर एवं एमडी खरे ने इसका उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट, उत्खनन में सभ्यता के कितने 5 स्तर सामने आए? कितने आए थे? 5 स्तर सामने आए थे। और कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राग हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो अपना 1 2 3 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए, इनमें असत्य बताना है। तो असत्य अपना कौन सा होगा? देखिए, पहले से इनको सबके बारे में देखते हैं। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, बिल्कुल बात सही है कालीबंगा के बारे में। और तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है, और चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। और 5वां स्तर अपना ये क्या है? 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता में तीसरा, चौथा, 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के क्या है? समकालीन है। किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छेद मिले हैं, जिसमें मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो कहाँ से मिले हैं? एक बच्चे के जो कंकाल है उसकी खोपड़ी में 6 छेद, वो मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, और बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली थी, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऑप्शन इसमें चारों ही सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह एक नगरीय सभ्यता थी, बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची मिली, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा? तो देखिए, अमलानंद घोष का कालीबंगा से रहा है, आहड़ सभ्यता से नहीं रहा। जबकि अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया, ये तीनों ही आहड़ सभ्यता से संबंध रखने वाले हैं। किस सभ्यता को धूलकोट व आगटपुर के नाम से जाना जाता है? तो किस सभ्यता को? आहड़ को। आहड़ सभ्यता को धूलकोट
व अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? तो ये किस सभ्यता के? आहड़ सभ्यता के। याद रखिएगा कि मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के लोग, आहड़ सभ्यता के बारे में कथन बताना है हमें। तो देखिए कि आहड़ सभ्यता के बारे में लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने की संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है आहड़, और इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नति होने का अनुमान लगाया जाता है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये बात भी सही है। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व HD साकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो ये बात भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर अपना पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा सही। आगे आते हैं, उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ अथवा बेड़च नदी के किनारे 4000 वर्ष पूर्व, बोले तो 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है, वह अपनी कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कहाँ पे है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? आहड़ अथवा बेड़च नदी के किनारे। कितने वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? तो वह कौन सी थी? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता जिसका कहाँ से संबंध है? राजसमंद जिले से। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। कब? 1957-58 में। किसने निर्देशन में उत्खनन हुआ था? बीबी लाल थापर के निर्देशन में उत्खनन हुआ था गिलुंड सभ्यता का। गिलुंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं गिलुंड के बारे में, जिसका समय रहा था 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। आग की पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं यहाँ से, और 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं: काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदभांड यहाँ से मिले हैं। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर BS सिंधी तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, बोले तो अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। तो चारों ही ये ऑप्शन सही है, तो अपना चारों ही सही हो जाएगा। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। 1967 से 1970 तक डॉक्टर BN मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया था? तो किया गया था, तो किस सभ्यता का? तो ये किया था बागोर सभ्यता के। नेक्स्ट, किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं? तो 4000 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं कौन सी? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह है अपनी बागोर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था, और यह
2800 साल पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है हमें। तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% क्या तांबा प्राप्त है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था। क्या? यहाँ से जो तांबा हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो, कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भेजा जाता था। और काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कृष्ण बोले तो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण वर्णी मृत भांड कहते थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे आते हैं। देखिए, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। जो हमारे गणेश्वर सभ्यता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो कहाँ से, किस सभ्यता से? भीनमाल सभ्यता से। भीनमाल सभ्यता से क्या मिली थी? एक यूनानी सुराही मिली थी जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल है कहाँ पे? जालौर में है। तो देखिए, भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया था? आरसी अग्रवाल के द्वारा। भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम भीनमाल श्रीमाल था? किसका? श्रीमाल था। तो ये भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था। ईस्ट बाल सभ्यता किस जिले में है जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं उदयपुर से। ईस्ट बाल सभ्यता कहाँ से समृद्ध है? तो ये उदयपुर से है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट किस जिले में स्थित है? तो सब जानते हैं इसको, जयपुर जिले में है बैराट। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जयपुर में स्थित बैराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। तो हमें सत्य कथन बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, सभ्यता की बोले तो जयपुर में जो बैराट सभ्यता है उसकी खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने या फिर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। इम्पोर्टेंट है। और बैराट में गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बात भी सही है। और बैराट के समीप अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों ही सही है। नेक्स्ट, किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो ये माना जाता है बैराट से। किस सभ्यता से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? कहाँ से मिला था? बैराट से। प्राचीन सभ्यता के बारे में असुमिलित बताना है। तो देखिए, रंग महल हनुमानगढ़ में है, ओझियाना भीलवाड़ा में है, नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़ में। जबकि ये बरौर हनुमानगढ़ में नहीं है, ये बरौर कहाँ पे है? बीकानेर में है, बीकानेर के अनूपगढ़ में। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बरौर अनूपगढ़ में है, तो अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। प्राचीन सभ्यता के बारे में असुमिलित बताना है। तो देखिए, तिलवाड़ा बालोतरा में है, नगर टॉक में है, जोधपुरा ये जोधपुर में नहीं होकर कहाँ पे है? जयपुर में है। और बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो कौन सा गलत हो जाएगा अपना? ये पहले भी बताया था मैंने ये। राजस्थान में आर्य संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृत सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
तो ये मिले हैं अपने कहाँ से, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 84 से ये आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं